जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जिस मिसाइल को बनाने में फेल हुआ अमेरिका जैसा धुरंधर देश, वैसी भारत ने बना ली तीन मिसाइलें। टेंशन में आ गया पाकिस्तान और चाइना। बताएंगे दोस्तों आखिर कैसे अपने भारत ने यह कर दिखाया है। वहीं आपको बताएंगे गरीबी में आटा गीला, भीख मांगने वर्ल्ड बैंक पहुंच गया पाकिस्तान, लगा दिया शहबाज को बड़ा लताड़। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए अंत में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जिस मिसाइल को बनाने में फेल हुआ अमेरिका, वैसी भारत ने बना ली तीन मिसाइलें। टेंशन में लाकर खड़ा कर दिया भारत ने पाकिस्तान और चाइना को। दोस्तों सपने अक्सर उन्हीं के सच होते हैं, आप जानते ही होंगे, जो उन्हें पूरा करने के लिए कंटिन्यूअस ट्राई करते हैं, निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दुनिया भर में ताकत का प्रतीक माना जाने वाला अमेरिका भी आज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन भारत जो कभी तकनीकी क्षमता में दुनिया की दौड़ में पीछे समझा जाता था, वही आज तीन महा मिसाइल बनाकर पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। दोस्तों तकनीकी क्षमता में पीछे रहने वाले देश को आज दुनिया की अग्रणी सूची में गिना जाता है। इसका श्रेय भारत के वैज्ञानिकों का जुनून और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की मेहनत को जाता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत ऐसे हाइपरसोनिक हथियार बनाए हैं जिन्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। उल्लेखनीय है कि भारत ने एक बार फिर गलती से पाकिस्तान की ओर से एक ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी, जिससे पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर पाया था। वहीं अब ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट ध्वनि की हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने पाकिस्तान तो क्या, चीन और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। जहां अमेरिका अब तक अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को सफलता नहीं दिला पाया, वहीं भारत रूस के साथ मिलकर इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। दोस्तों ऐसे में डीआरडीओ को आप लोग थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तीन मिसाइल को हासिल करना, अगर आप भी मानते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि अपने भारत के लिए, तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे, जहां गरीबी में आटा गीला, दोस्तों भीख मांगने वर्ल्ड बैंक पहुंच गया पाकिस्तान, लग गया बड़ा झटका। दरअसल गरीबी में आटा गीला, इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करते हुए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को एक करारा झटका दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को देने जाने वाले $500 मिलियन से अधिक के बजट सहायता लोन को रद्द कर दिया है। बैंक ने इसके पीछे का कारण पाकिस्तान तय सीमा के अंदर कई महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने में विफलता को बताया है। पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार विश्व बैंक के जरूरी शर्तों में चीन और पाकिस्तान के सीपीईसी के संबंध में क्रय शक्ति समझौते को रिवाइज करना शामिल था। वॉशिंगटन में स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह भी घोषणा कर दी है कि अब चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पाकिस्तान को कोई नया बजट सहायता लोन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में अचानक 3500 लोग हुए गायब। यूनुस सरकार के बनाए आयोग ने किया बड़ा खुलासा, तो उल्टा आयोग ने दावा कर दिया है कि भारत में बैठकर बांग्लादेश से लोगों को गायब करवा रही है शेख हसीना। जी हां दोस्तों, उल्टा ही शेख हसीना पर यह इल्जाम लगा दिया है आयोग ने। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से गठित जांच आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि उसे लोगों को कथित रूप से गायब किए जाने की घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता का पता चला है। लोगों के लापता होने की घटनाओं की जाँच के लिए गठित आयोग ने अनुमान लगाया है कि ऐसे मामलों की संख्या 3500 से अधिक है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार सीए के कार्यालय की प्रेस शाखा ने शनिवार रात एक बयान में कहा कि आयोग को इस बात के सबूत मिले हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्देश पर लोगों को गायब किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब 10 प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी, राष्ट्रीय दूरसंचार निगरानी केंद्र के पूर्व महानिदेशक और बर्खास्त मेजर जनरल जियाउल एहसन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेनुरुल इस्लाम और मोहम्मद हारून और रशीद और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इन घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। यानी जब देश खुद से नहीं संभल रहा है और कोई भी उलट घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है दोस्तों, तो मोहम्मद यूनुस की सरकार शेख हसीना पर उसका इल्जाम लगा दे रही है, जो एक तरीके से पाकिस्तान के अबदस्त प्रधानमंत्री, अबदस्त सरकार की नाकामयाबी को दिखाता है। वहीं आपको बता दें, भारत के लगातार दबाव, अमेरिका के लगातार दबाव के बाद जागती दिखाई दी है बांग्लादेश की सरकार। मंदिरों में तोड़फोड़ करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के मामले में बांग्लादेश सरकार ने एक्शन लेने की शुरुआत कर ली है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। बांग्लादेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तरी बांग्लादेश के सुनामगंज जिले से की है। पुलिस ने 12 नामजद लोगों के अलावा 150 से 170 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों आखिर एक्शन कब तक चलता रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल हमें तो यही लगता है कि
मामला ताजा है और लगातार भारत ने दबाव बनाया है, इसीलिए अभी एक्शन लेती दिखाई दे रही है बांग्लादेश की सरकार। लेकिन कब तक ये एक्शन लेगी आप सभी और हम सभी अच्छे से जानते हैं। वहीं आपको बता दें, क्या उत्तर कोरियाई सैनिकों के खौफ में है जेलेंस्की? कहा कुर्स्क क्षेत्र में काफी संख्या में मौजूद है। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क क्षेत्र में भारी संख्या में मौजूद हैं। रूस ने इस क्षेत्र में उनका उपयोग सीधी लड़ाई में करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ये पहली बार हुआ है जब उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी सुरक्षा बलों पर सीधा हमला किया हो। यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही थी कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जोरदार तरीके से हमला करके यूक्रेनी सेना के 300 जवानों को मारकर एक गांव पर कब्जा कर लिया। इस पूरे अभियान के दौरान सबसे खौफनाक बात यह रही है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने किसी भी यूक्रेनी सैनिक को बंदी नहीं बनाया। वहीं बता दें, इमरान खान ने दी आंदोलन की चेतावनी, तो इस नेता ने कहा अगली बार हथियारों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से शांति की वकालत बंद करने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ देश की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दे डाली। सरकार को चेतावनी देते हुए सीएम गंडापुर ने कहा कि अगली बार पार्टी कार्यकर्ता हथियारों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। ओबोटाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गंडापुर ने कहा कि इमरान खान, खुदा के लिए शांति की वकालत करना बंद करो। अगली बार हम शांति की बात नहीं करेंगे। जब हम हथियारों के साथ बाहर आएंगे तो हम दिखाएंगे कि कौन भागता है कौन रहता है। साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने दे दी नसीहत, कह दिया ईवीएम को लेकर शिकायतें करना बंद करें। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कांग्रेस पार्टी को बड़ी नसीहत दे दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी से कहा है कि वो ईवीएम को लेकर अपनी शिकायतें करना बंद करे और चुनाव के परिणाम स्वीकार करे। बता दें कि हाल ही में हुए कई राज्यों के चुनावों में हार झेलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया है उमर अब्दुल्ला ने। इसके साथ ही परिवारवाद के आरोपों समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके 100 से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर ये नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। भाजपा द्वारा परिवारवाद की राजनीति के आरोप को उमर अब्दुल्ला ने खारिज कर दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि राजनीतिक परिवार से जुड़ा होना आजीवन सफलता की कुंजी नहीं है। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भाजपा अपने सहयोगी पार्टियों के सामने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती जिन पर परिवारवाद को कायम रखने का आरोप लगाए जा सकते हैं। तो वहीं बता दें, सीरिया में ब्लिंकन के विदेश नीति हुई फेल, विद्रोही गुटों के बीच फंस गया अमेरिका। अब लगाने लगा तुर्की इजराइल के चक्कर। जी हां, सीरिया में अमेरिका की नीति कठिनाइयों से घिर गई है। राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को खत्म करने के बाद वहां की स्थिति और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, जटिल हो गई है। तुर्की समर्थित विद्रोही गुट और अमेरिका समर्थित सीरियम डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ के बीच जारी संघर्ष ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। इसके अलावा आईएसआईएस के फिर से उभरने की आशंका क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों ने एसडीएफ के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। एसडीएफ जो कुर्दिश वाईपीजी मिलिशिया के नेतृत्व में है, आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन का मुख्य भागीदार है। तुर्की वाईपीजी को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का हिस्सा मानता है, जिससे तुर्की ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तुर्की ने पीकेके और वाईपीजी दोनों को गैर कानूनी करार दिया है। इस कारण तुर्की और अमेरिका के बीच गंभीर मतभेद सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, नाटो चीफ की अंतिम चेतावनी, कहा रुकने वाले नहीं है ये हत्यारे पुतिन। आज यूक्रेन तो कल यूरोप की है बारी। जी हां, नाटो महासचिव मार्क रूटे ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पुतिन को युद्ध में हुई तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं, रंगे हुए हैं। रूटे ने चेतावनी दी है कि पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने के बाद भी नहीं रुकेंगे और अगला निशाना यूरोप हो सकता है। रूटे ने स्पष्ट किया है कि यदि पुतिन को रोका नहीं गया तो जो आज यूक्रेन में हो रहा है वो कल यूरोप में हो सकता है। उन्होंने यूरोपीय देशों को एकजुट होकर अधिक खर्च करने और उसके रशिया के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार करने का भी आह्वान किया है। वहीं मार्क रूटे ने कहा कि फरवरी 2022 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 10 लाख से अधिक लोग हताहत हो चुके हैं। वहीं बता दें, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की जबरदस्त तैयारी, जगमगाते शहर, जश्न और खेल की परंपरा शामिल। जी हां, बॉक्सिंग डे टेस्ट, सिडनी, हॉबर्ट, यॉट रेस या फिर परिवार के साथ बीच क्रिकेट हर ऑस्ट्रेलियाई के क्रिसमस कैलेंडर में शामिल है। कोई खेल और उनके खेल प्रेम की झलक इस त्योहार की तैयारियों में भी नजर आ रही है। सिडनी से लेकर मेलबर्न और ब्रिस्बेन तक हर शहर में क्रिसमस की तैयारियां चरम पर हैं। संगीत, कॉन्सर्ट, तोहफों का आदान प्रदान, पारंपरिक खान पान और रात में नदी के किनारे जगमगाती रोशनी के बीच डिनर। इन दिनों हर शहर में यही नजारा है। शाम को पार्क में या बीच पर लोग परिवार के साथ क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल खेलते दिखेंगे। वहीं आपको बता दें, फडणवीस मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, 39 विधायकों ने अब तक ली पद की शपथ। जी हां, महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का विस्तार
हो गया। नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक इसमें 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सूत्रों की माने तो जिस गृह विभाग पर शिवसेना नजर जमाए हुए थी वो बीजेपी के खाते में रहेगा। साथ ही बीजेपी ने गृह, राजस्व, सिंचाई और शिक्षा विभाग अपने पास रखा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों का कार्यकाल सिर्फ 2.5 साल का होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम नागपुर में हुआ। बीजेपी के खाते से 19 विधायक मंत्री बने। इसके अलावा शिवसेना के कोटे से 11 जबकि एनसीपी के कोटे से 9 विधायकों ने शपथ ली। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद रविवार रात को पोर्टफोलियो की लिस्ट भी सामने आ ही जाएगी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें सीएम योगी ने खोले इतिहास के धागे। कहा राम मंदिर बनाने वालों का हुआ सम्मान, ताजमहल बनाने वालों के काटे गए हाथ। जी हाँ, यूपी का मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इतिहास में मजदूरों के साथ हुए अत्याचार और भाजपा सरकार में श्रमिकों को मिल रहे सम्मान की तुलना की। उन्होंने मंच से कहा कि जहां तक एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में काम करने वाले श्रमिकों का फूलों से सम्मान किया, तो वहीं दूसरी ओर ताजमहल का निर्माण करने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। जी हाँ दोस्त, ऐसे में अगर आप भी योगी जी के इस बात का समर्थन करते हैं तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।